नमस्कार। जय श्री कृष्ण एवरीवन। हम बात करते हैं आज ज्वार और भाटे के ऊपर। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आसानी से आपके रीट और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और समझ में आ जाएगा बहुत सिंपल तरीके से। देखिए, यहाँ पर बात करें हम लोग ज्वार भाटे के ऊपर। तो दोस्तों, जो ज्वार भाटा होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर इसके बेसिक बात करें तो ज्वार भाटे के कारण सागरीय जल में परिवर्तन देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है, जो सागरीय समुद्रीय जो जल है उसमें चेंजेस जो देखने को मिलता है वो किसके कारण आता है, वो ज्वार भाटे के कारण देखने को मिलता है। दूसरी बात करें हम लोग यहाँ पर, तो सूर्य व चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल का ऊपर उठना ज्वार और नीचे की ओर गिरना भाटा कहलाता है। बहुत सिंपल है। सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल का ऊपर उठना ज्वार व नीचे की ओर गिरना भाटा कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, जल के ऊपर उठने व नीचे गिरने से उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा भाई ज्वारीय तरंग किसे कहते हैं, तो जो सागरीय जल है उसका ऊपर उठना नीचे गिरने से उत्पन्न तरंगे हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है, ज्वारीय तरंग बोला जाता है। तो ये सिंपल सी बात थी, आई होप समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, अगली यहाँ पर हम लोग बात करें तो ज्वार भाटा की ऊंचाई में अंतर का कारण। तो ज्वार भाटा की ऊंचाई में जो डिफरेंट आता है उसका क्या रीजन है, तो ज्वार भाटा के अंतर में ऊंचाई का पहला कारण है दोस्तों जल की गहराई की, कितनी गहराई तक पानी है, ठीक है। तो दूसरा जो रीजन होगा सागरीय तट का आकार, सागर का जो तट है वो किस प्रकार के आकार है। तो जल की जो ज्वार भाटा की ऊंचाई है ना, इनमें अंतर इन कारण देखा जाता है। अगर सागर का तट का आकार जिस प्रकार का होगा, ठीक है, तो वो भी इफेक्ट करेगा जल की गहराई, जल कितनी गहराई के अंतर तक है तो ऊपर उठने में कितना समय लेगा, ठीक है, तो कितनी ऊंचाई तक वो जला सकते हैं। इस तरीके से सागर का खुला हुआ बंद होना, ठीक है, ये भी इफेक्ट करेगा। तरंग की ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई के अंतर के क्या है ये कारण है। जो महत्वपूर्ण कारण है सबसे बड़ा, वो देखिए सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है और पृथ्वी पर सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव 2 गुना है। इसका कारण सूर्य का चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से अधिक दूर हो जाना। बहुत अच्छी बात है, याद रखना इस चीज़ को कि भाई अपनी पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान लगता है, ठीक है, किसका, जो ज्वार भाटा होता है उसके अंदर जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मान लगता है वो किसका लगेगा सर्वाधिक, तो वो लगेगा चंद्रमा का। क्यों लगेगा, क्योंकि चंद्रमा है जो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है, ठीक है। याद रखना, जो आपसे पूछा जाए कि हमारी पृथ्वी पर सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जो मान है, ठीक है, तो सूर्य किसका लगेगा, सूर्य का, चंद्रमा का। याद रखना, जो ज्वारीय शक्ति है उसमें सर्वाधिक मान चंद्रमा का लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि चंद्रमा है वो पृथ्वी के नज़दीक है, सूर्य काफ़ी दूर है। याद रखना, ठीक है। तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण शक्ति है ना, वो 2 गुनी होगी बजाय सूर्य के। पृथ्वी के परिभ्रमण, याद रखना ये 2 वर्ड है, एक तो है परिभ्रमण और एक है परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब तो होता है दोस्तों कि चारों ओर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, तो परिक्रमा हो गई, एक तरीके से क्रमण हो गया। और परिभ्रमण यानी अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, परिभ्रमण कहलाता है। इन दोनों वर्डों को आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो पृथ्वी के परिभ्रमण यानी घूर्णन के कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटा आता है। याद रखना बस, ठीक है। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटा आता है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होता है तो इस स्थिति को युति या वियुति कहते हैं। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में होते हैं, तीनों सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होंगे, ठीक है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, तो क्या होगा, इस स्थिति को बोलते हैं युति वियुति। याद रखना, पूछा जा सकता है। युति वियुति की स्थिति में पूर्णमासी या अमावस्या को ही बनती है। याद रखना हमेशा, युति वियुति की जो स्थिति है कब बनती है, आपसे पूछा जाएगा भाई युति और वियुति की स्थिति कब बनती है, तो पूर्णमासी को बनेगी या अमावस्या को, पूर्णमासी या अमावस्या को ये स्थिति बनेगी, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। अब युति वियुति क्या होता है, तो युति मतलब होता है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होंगे, तो कब हो सकता है ये स्थिति, या तो पूर्णमासी को या अमावस्या को। पूर्णिमा और अमावस्या को वृहत या दीर्घ ज्वार आता है। याद रखना, पूर्णिमा व अमावस्या को वृहत या दीर्घ ज्वार आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये वाली जो स्थिति देख पा रहे हो आप लोग, ये होता है वृहत ज्वार, ठीक है। ये कौन सा होता है, वृहत ज्वार। तो ये स्थिति कैसे बनेगी भाई, ये हमारा सूर्य है, ठीक है, इसके बाद में ये चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सूर्य हो गया,
ठीक है, ये चंद्रमा हो गया और ये हमारी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। ठीक है, जब ये तीनों एक सीध में आ जाएंगे तो कौन से किसका निर्माण होगा, बृहद ज्वार, क्योंकि सूर्य की आकर्षण शक्ति, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, ठीक है, ये दोनों की दोनों किस पर लगेंगी, पृथ्वी पर लगेंगी, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, आपका बृहद ज्वार कहलाएगा, जब सूर्य, पृथ्वी या चंद्रमा या सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में होंगे। तीनों की तीनों कंडीशन याद रखना, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होंगे, या फिर सूर्य होगा, फिर पृथ्वी आ जाएगी, फिर चंद्रमा आ जाएगा। तो क्या होगा, आपके बृहद ज्वार का क्या होगा, निर्माण होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो दीर्घ ज्वार के समय चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा व सूर्य का प्रभाव कम होता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के निकट स्थित है। ये बात तो हमेशा आपको याद रखनी है। ठीक है, दीर्घ यानी बहुत भयंकर मात्रा में अगर ज्वार आएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि भाई इस पर चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा लगेगा, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव सूर्य के बजाय 2 गुना लगता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है। नेक्स्ट बात करें लघु ज्वार या निम्न ज्वार की हम लोग बात करें, तो लघु ज्वार सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों की समकोणीय स्थिति होती है। बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना। आपसे पूछे कि भाई लघु ज्वार आता है, तो आपको आंसर करना होगा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों की समकोणिक स्थिति, इस तरीके की स्थिति बनेगी, या तो ऐसे या ऐसे। ठीक है, समकोणिक स्थिति होती है जिसके कारण विपरीत गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, और ये समकोणिक स्थिति कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को होती है, याद रखना। आपसे पूछा भाई लघु ज्वार कब आता है, कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की सप्तमी व अष्टमी को आता है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब देखो किस तरीके से लघु ज्वार की स्थिति बनती है, ये थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर क्या होगा कि ये लघु ज्वार वाली पोजीशन होगी, ये सूर्य है हमारा, ठीक है, ये पृथ्वी है, और चंद्रमा कहाँ से ले गया, इधर, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे परिक्रमा करता है। ठीक है, तो चंद्रमा हो गया, तो ये एक समकोणिक स्थिति बनी, नहीं बनी, देखिए इस तरीके की एक समकोणिक स्थिति बनती है। तो कौन सा ज्वार आएगा, लघु ज्वार आएगा। लघु ज्वार दोनों पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को आता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगली हम लोग बात करें दोस्तों, उपभू एवं अपभू क्या होते हैं। देखिए, उप भू और अपभू दोनों वर्डों को समझिए। उप का मतलब होता है पास और अप का मतलब होता है दूर, बस इतना सा अंतर समझ जाइए। देखिए, पृथ्वी जब चंद्रमा के निकट होती है तो ऐसी स्थिति उपभू कहलाती है। आ गई बात समझ में। पृथ्वी जब चंद्रमा के बिल्कुल निकट होती है तो ये स्थिति क्या कहलाती है, अपभू, सॉरी उपभू क्या कहलाएगी, उप का मतलब नजदीक और अप मतलब क्या हो जाएगा, दूर। ठीक है, और उपभू की स्थिति में चंद्रमा का ज्वारप्रद बल सबसे ज्यादा होगा। क्यों होगा भाई, चंद्रमा अगर पृथ्वी के नजदीक होगा तो ज्वारीय जो बल लगेगा वो सबसे ज्यादा लगेगा। बात तो सही है। ठीक है, जिसकी वजह से उच्च ज्वार आता है, जो कि सामान्य ज्वार से 20% अधिक ऊंचा होता है। बात समझ में आई। दोनों वर्ड को पकड़ना, उपभू अपभू क्या होते हैं, उप मतलब नजदीक, है ना, तो अगर नजदीक होगा तो ज्यादा बल लगेगा, ज्यादा बल लगेगा तो उच्च ज्वार आएगा, जो कि सामान्य ज्वार से 20% अधिक ऊंचा होता है। अप का मतलब होता है दूर। अब नेक्स्ट लाइन को समझिए आप लोग। देखिए, अपभू की स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर स्थित होता है एवं ज्वार उत्पादक बल न्यूनतम होता है, जिसके कारण लघु ज्वार आता है। लघु ज्वार सामान्य ज्वार से 20% नीचा होता है। बात बहुत सिंपल है। अप मतलब दूर, अगर चंद्रमा, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ अगर चंद्रमा है आपका, ठीक है, तो क्या होगा भाई, अगर इतने दूर चले जाएगा तो वो ज्वारीय जो शक्ति है उसका मान कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा तो निम्न ज्वार आएगा, लघु ज्वार आएगा। तो पृथ्वी का जो अपभू की स्थिति में चंद्रमा, दोबारा देखिए, अपभू की स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर स्थित होता है एवं ज्वार उत्पादक बल का मान कम होता है। बिल्कुल सही है। अप यानी दूर हो जाएगा तो लघु ज्वार कहलाएगा। ठीक है, और लघु ज्वार सामान्य ज्वार से 20% नीचा होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, पृथ्वी का जो भाग चंद्रमा के सामने होता है वहां पर चंद्रमा के गुरुत्व बल के कारण प्रत्यक्ष ज्वार आता है, जिसके विपरीत वाले भाग में पृथ्वी के घूर्णन संतुलित करने वाला अपकेंद्रीय बल के कारण अप्रत्यक्ष ज्वार आता है। याद रखना, क्योंकि भाई अगर जो पृथ्वी का भाग चंद्रमा के सामने होता है ना, तो वहां पर गुरुत्व बल का मान ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा तो वहां पर प्रत्यक्ष ज्वार आएगा। ठीक है, और इसके विपरीत पृथ्वी का जिसके भाग में चंद्रमा है, ठीक है, उसके विपरीत वाला भाग है, तो उसमें क्या होगा कि घूर्णन को संतुलित करना, जो अपकेंद्रीय बल होगा उसके कारण कौन सा ज्वार आएगा, अप्रत्यक्ष ज्वार आएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। देखो आगे,
अगली हम लोग इम्पोर्टेंट बात करें कि एक ही स्थान पर एक ज्वार भाटा को दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए, एक ही स्थान पर एक ज्वार भाटा को दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, याद हुई, क्योंकि एक स्थान पर एक ही ज्वार एक भाटा को दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। एक स्थान पर एक ज्वार और एक भाटा आता है ना, एक स्थान पर एक तो ज्वार आ गया और एक भाटा आ गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं दैनिक ज्वार भाटा बोलते हैं। क्लियर। दैनिक ज्वार भाटे में 52 मिनट का अंतर होता है। इंपॉर्टेंट याद रखना, आपसे पूछा भाई दैनिक ज्वार भाटे में कितने मिनट का अंतर होता है? 52 मिनट का। गुरुत्वाकर्षण व अपकेंद्रीय बल के कारण प्रत्येक स्थान पर 12 घंटों के बाद ज्वार आना लेकिन 26 मिनट देरी से आता है, जिसके कारण चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना है। आपसे पूछे भाई 52 मिनट की बात करें तो 52 मिनट का अंतर क्यों होता है? तो 52 मिनट का अंतर होता है चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना, क्योंकि चंद्रमा स्थिर नहीं है, ठीक है। तो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में, जबकि सबसे नीचा ज्वार गुजरात की ओखा में आता है, याद रखना, ठीक है। विश्व में साउथहैम्पटन में एक ही दिन में 4 ज्वार आते हैं, याद रखना, साउथहैम्पटन, ठीक है। विश्व में साउथहैम्पटन में एक ही दिन में 4 ज्वार आते हैं, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है साउथहैम्पटन। यहाँ पर एक दिन में कितने ज्वार आते हैं? 4, 2 उत्तरी सागर एवं 2 इंग्लिश चैनल्स, याद रखना, 2 तो उत्तरी सागर से आते हैं, 2 इंग्लिश चैनल से आते हैं। दोबारा से देख लीजिए इस चीज़ को एक बार ध्यान से, ये वाला महत्वपूर्ण है कि विश्व में कहाँ पर एक दिन में 4 बार ज्वार आते हैं, तो साउथहैम्पटन में आते हैं जो कि इंग्लैंड में, ठीक है। कितने ज्वार आते हैं? 4 आते हैं, 2 तो उत्तरी सागर और 2 इंग्लिश चैनल से। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में, जबकि सबसे नीचा ज्वार गुजरात की ओखा में आता है, ठीक है। याद रखना, फंडी की खाड़ी और सबसे नीचा ज्वार कहाँ आता है? गुजरात के ओखा में। गुरुत्वाकर्षण अपकेंद्रीय बल के कारण प्रत्येक स्थान पर 12 घंटों के बाद ज्वार आना चाहिए, लेकिन 26 मिनट देरी से आता है, क्योंकि इसके कारण चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष क्या होना, चंद्रमा है ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है, इस कारण से 26 मिनट की लगभग क्या हो जाती है? देरी हो जाती है। दैनिक ज्वार भाटे में 52 मिनट का अंतर हो जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक में 26 का हो गया तो दिन में 2 आ गए, तो 2 में कितने मिनट हो जाएंगे? 52 मिनट हो जाएंगे। सिंपल सा टॉपिक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।